भविष्य उन्हीं का है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। नमस्कार। आज हम भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल। हमारी ये चर्चा जो है वो द हिंदू में छपे एक लेख और भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा और विकास रिपोर्ट के कुछ अंशों पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के जो रणनीतिक फायदे हैं या जो चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसे समझें। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी सामान्य जानकारी चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि भारत का लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का है। ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल। चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। इस कार्यक्रम के बड़े फायदे क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो सीधे सीधे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। मतलब हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। हाँ, और आयात बिल में भी कमी आएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। एक अनुमान है कि सालाना करीब $10 बिलियन बच सकते हैं। और अगर पिछले मान लीजिए 11 सालों का देखें, ESY 2014-15 से अब तक, तो करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। अच्छा, और तेल आयात भी कम हुआ होगा? हाँ, लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इसका किसानों पर क्या असर पड़ रहा है? मतलब कृषि क्षेत्र के लिए ये कैसा है? ये भी एक अहम पहलू है। देखिए, गन्ना है, मक्का है, इन फसलों के लिए एक पक्का बाजार मिल रहा है किसानों को। तो उनकी आय बढ़ रही है? उम्मीद तो यही है। जैसे 2025 तक अनुमान है कि तेल कंपनियां किसानों को लगभग 40,000 करोड़ का भुगतान करेंगी। तो किसान मतलब अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता भी बन रहे हैं एक तरह से। अन्नदाता से ऊर्जादाता, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। और पर्यावरण, क्या उसके लिए भी कुछ अच्छा है इसमें? हाँ, दावा तो यही है। इथेनॉल जो है वो पेट्रोल की तुलना में थोड़ा साफ जलता है, CO उत्सर्जन कम होता है। कोई स्टडी है इस पर? हाँ, नीति आयोग की एक स्टडी है। वो कहती है कि अगर गन्ने से इथेनॉल बनता है तो GHG उत्सर्जन में 65% तक कमी आ सकती है, और मक्के से बने तो करीब 50%। अच्छा। और अब तक का हिसाब लगाएं तो करीब 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब समझ लीजिए 30 करोड़ पेड़ लगाने जितना असर। और ये कचरे से धन वाली बात, जैसे पराली वगैरह का इस्तेमाल? सही, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था वाला मॉडल, जैसे जो अनाज बच गया या खराब हो गया, या फिर पराली जैसे कृषि अवशेष, उनसे इथेनॉल बनाना। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, पानीपत में एक दूसरी पीढ़ी मतलब 2G इथेनॉल प्लांट लगा है, वो इसी पर काम कर रहा है। और देखिए, भारत ने E20 का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल किया है। हाँ, ये तो खबरों में था। और G20 के दौरान वो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA भी शुरू किया। तो वैश्विक स्तर पर भी भारत लीडरशिप दिखा रहा है। ठीक है, तो फायदे तो कई गिना दिए आपने। ऊर्जा सुरक्षा, किसान आय, पर्यावरण, वैश्विक नेतृत्व। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम दुविधा है खाद्य बनाम ईंधन। मतलब खाने के लिए अनाज या गाड़ी चलाने के लिए। हाँ, ये बहस तो हमेशा रहती है। आपने देखा होगा 2023 में गन्ने के रस के इस्तेमाल पर रोक लगी थी थोड़े टाइम के लिए, चीनी उत्पादन की चिंताओं की वजह से। हालांकि बाद में हटा दी गई। और जब हम चावल या मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए करते हैं तो खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठता है। कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर अगर मॉनसून ठीक ना हो। मक्के का आयात भी करना पड़ा था शायद। हाँ बिल्कुल, 2024 में ही मक्के की घरेलू कमी हुई और हमें रिकॉर्ड 10 लाख टन मक्का बाहर से मंगाना पड़ा। तो ये सीधा असर है। और पानी का मुद्दा, सुना है इथेनॉल बनाने में पानी बहुत लगता है। बहुत ज्यादा। ये दूसरी बड़ी चुनौती है, खासकर गन्ने से। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में आप मानिए 2800 लीटर से भी ज्यादा पानी लग सकता है। बाप रे। तो जिन इलाकों में पानी की पहले से कमी है, वहां भूजल पर कितना दबाव पड़ेगा आप सोच सकती हैं। सही बात है। और वो 2G इथेनॉल की बात कर रहे थे आप, उसका क्या स्टेटस है? हाँ देखिए, पॉलिसी में तो जोर है 2G इथेनॉल पर। मतलब जो खाने वाली चीजों से ना बने, जैसे पराली से। लेकिन असलियत में अभी भी हम ज्यादातर पहली पीढ़ी यानी 1G फीड स्टॉक पर ही निर्भर हैं। गन्ना, मक्का, चावल। क्यों? 2G में क्या दिक्कत है? तकनीक अभी भी महंगी है और जटिल है। तो 2G प्लांट्स लगाना और चलाना आसान नहीं है, इसलिए उसका उत्पादन अभी सीमित है। अच्छा, पर्यावरण की बात पर लौटें तो CO2 कम होने के अलावा भी कोई चिंता है? हाँ है। इथेनॉल फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, जिसे विनाश कहते हैं, वो अक्सर बिना ट्रीटमेंट के नदियों में या जमीन में चला जाता है। भूजल प्रदूषित होता है। ओह। इन फैक्ट्रियों को लाल श्रेणी का उद्योग माना जाता है।
मतलब ये ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। इनसे एसिटाल्डिहाइड जैसे हानिकारक रसायन भी निकलते हैं। कृष्णा नदी के पास रिसाव की खबरें भी आई थीं। ये तो गंभीर बात है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। अमेरिका जैसे देश WTO में कह रहे हैं कि भारत की नीतियां जैसे सब्सिडी देना या आयात पर रोक लगाना ये ठीक नहीं है, ये संरक्षणवाद है। कई सारी दिक्कतें हैं। और एक आम आदमी के नजरिए से मेरी गाड़ी का क्या वो E20 फ्यूल चला पाएगी? ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। अभी भी देश में ज्यादातर गाड़ियां, शायद 10 में से 9, वो E10 यानी 10% एथेनॉल के लिए ही बनी हैं। तो E20 डालने से क्या होगा? हो सकता है माइलेज कम हो जाए, गाड़ी के रबर या प्लास्टिक के पुर्जे जल्दी खराब हो सकते हैं, इंजन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन नई गाड़ियों का क्या? हाँ, अप्रैल 2023 से जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो E20 कंपैटिबल हैं और अप्रैल 2025 से इसे और सख्ती से लागू करने की योजना है। पर पुरानी गाड़ियों का बेड़ा तो बहुत बड़ा है। सही कहा। तो फायदे हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर है। खाना, पानी, प्रदूषण, तकनीक, गाड़ियां, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो इनसे निपटने का रास्ता क्या है? क्या किया जा सकता है? देखिए, एक संतुलित और टिकाऊ रास्ता अपनाना होगा। मतलब कई चीजें एक साथ करनी होगी। पहला तो फीड स्टॉक में विविधता लानी होगी। यानी सिर्फ गन्ना, चावल, मक्का नहीं। हाँ, निर्भरता कम करके 2G इथेनॉल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कृषि अवशेष, शहरों का कचरा, ऐसा बायोमास जो खाने के काम ना आए, और साथ में कार्बन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना होगा। पानी की खपत और प्रदूषण के लिए क्या? उसके लिए पानी का ऑडिट जरूरी करना होगा। देखना होगा कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना, ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगे। और प्रदूषण? प्रदूषण के लिए नियम सख्त करने होंगे। एक स्वतंत्र रेगुलेटर होना चाहिए जो इथेनॉल की क्वालिटी चेक करे, और फैक्ट्रियों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अनिवार्य करना चाहिए। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मतलब फैक्ट्री से कोई भी प्रदूषित पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करें, और जो विनाश जैसा कचरा निकलता है उससे बायोगैस या खाद बनाकर उसका सही इस्तेमाल करें। ठीक है। और बाकी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज? हाँ, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा। समर्पित पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, ब्लेंडिंग फैसिलिटी, सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे ब्लॉकचेन या IoT। किसानों के लिए भी कुछ करना होगा? बिल्कुल, किसानों को ट्रेनिंग देनी होगी, नई फसलें उगाने के लिए मदद करनी होगी, फसल बीमा देना होगा, और जो किसान उत्पादक संगठन हैं, FPOs हैं, उन्हें मजबूत करना होगा। और ये सब करने में पैसा तो लगेगा? हाँ बिल्कुल, नई तकनीकें महंगी होती हैं, तो सरकार को मदद करनी होगी। जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग दे सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, लंबी अवधि के खरीद समझौते कर सकते हैं, ताकि निवेशकों को भरोसा रहे। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक तरह से 3E, एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरणीय स्थिरता, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश है। सही कहा। और ये सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDGs, खासकर SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, और SDG 13 जलवायु कार्रवाई से भी जुड़ता है। लेकिन ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, वो ये कि क्या भारत वाकई में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण से समझौता किए बिना अपने इतने महत्वाकांक्षी इथेनॉल लक्ष्यों को सस्टेनेबल तरीके से हासिल कर पाएगा, खासकर तब जब 2G जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से UPSC उम्मीदवारों और सभी जागरूक नागरिकों के लिए सोचने वाली बात है, खासकर जब हम द हिंदू जैसे स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। सही। इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत सही रास्ते पर है? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।